भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा कि अपर क्लास में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि कमज़ोर हो गया है। SC में, ST में देखेंगे, OBC में देखेंगे, बहुत सारी जातियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित हैं। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक कि नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, और जब आपके पास जो जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे। और तो चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए आप भी मीटिंग ले रहे हो, कार्यक्रम कर रहे हो। 4.5 साल तक तो आप भी सोए थे, आपकी सरकार थी, आपको मालूम नहीं था कि सरकार के माध्यम से क्या काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा केंद्र के उस बड़े फैसले से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर कई बार तकरार हो चुकी है छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात की मांग 2021 से कर रहे हैं कि जनगणना की तारीख आ चुकी है, जनगणना केंद्र सरकार जल्द से जल्द कराए। उस समय तो बहाना बना दिया गया था, कोरोना सामने है, लेकिन अब 1 साल से अधिक का समय हो चुका है और जनगणना हो नहीं पाई। और इसीलिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री के जो बयान आए हैं उससे तकरार बढ़ी है। केंद्र करा रही है डिजिटल जनगणना, लेकिन छत्तीसगढ़ को इस पर ऐतराज है। छत्तीसगढ़ का अपना एक मॉडल है आर्थिक सर्वेक्षण का, वो उसे सही बता रही है। इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है भाजपा और कांग्रेस की राय, क्या इसका असर होगा, जनगणना के पीछे क्यों विपक्षी दल बार बार पड़े हुए हैं, बार बार जोर दे रहे हैं, ये भी जानेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंशुल मिश्रा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं तौकीर रजा जी, उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं, क्योंकि कांग्रेस ये बात बार बार उठा रही है और उसे डिजिटल जनगणना पर भी आपत्ति है। तो पहले अंशुल मिश्रा जी के पास जाएंगे और उनसे समझते हैं कि मुख्यमंत्री बार बार बात ये क्यों कह रहे हैं। बिहार में भी इस तरीके की मांग उठ रही है, राजस्थान से भी इस तरीके की बात आ गई है और कर्नाटक से भी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, डिजिटल तरीके से जनगणना से कुछ बातें सामने नहीं आएंगी। अंशुल जी, क्या तर्क है इसके पीछे? कई मुद्दे हैं, लेकिन आप लोग जनगणना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हम जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं ऐसा सर्वथा सिद्ध बात नहीं है महोदय। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बुरा बुरे से भी ज्यादा बुरा होता है, ऐसा मैं समझता हूँ, कांग्रेस समझती है, बाकी के अन्य घटक दल समझते हैं। क्योंकि सिर्फ आप दिखा रहे हैं कि हमें सिर्फ जनगणना करना है, लीपापोती करना है, तो वह बात अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान जो होता है वह अनेकता में एकता, ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता वाला देश है। अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और पंथ के लोग वहां पर निवास करते हैं और सारे लोग एक माला में पिरोकर हुए आते हैं और उसी संविधान को, एक संविधान को मानने वाले लोग होते हैं। तब जाके मेरा पूरा हिंदुस्तान पूरे विश्व जगत में छटा बिखेरने का काम करता है। ये मेरे हिंदुस्तान का बहुत सुंदर एवं मनोरम इतिहास है। अब समस्या ये आती है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, या जातिगत समीकरण जो है वह एक राजनीतिक का विषय नहीं है। कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रकार की जब योजना का क्रियान्वयन करती है, लागू करती है, तो कम से कम उसे यह पता होना चाहिए कि मुझे इस योजना का लाभ किस वर्ग, किस पंथ, किस जाति के किस विशेष व्यक्ति को देना है और किसे नहीं देना है। अगर आपको यह पता है तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी योजना होगी वो धरातल पर बहुत अच्छे से क्रियान्वयन होगी। जैसा कि ये बीजेपी की ये कहते हैं कि हमने आवास बनाया, अपनी पीठ थपथपाते हैं। आप आवास योजना को अगर क्रियान्वयन करना चाहते हैं और अगर आपके पास ये मनोरम डाटे अगर होता कि किसके पास आवास है, किसके पास नहीं है, किसको आवश्यकता है और किसको नहीं है, अगर यह चीजें होती तो मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का परिकल्पना हुआ करती थी कि सन 2021 में मैं सबको घर दे दूंगा, वह शायद सर्वदा सिद्ध होती। इसके पीछे का मैंने आपको ऑथेंटिक कारण भी बता दिया कि आज सिद्ध क्यों नहीं हो पाई। इसके पीछे का हमने कारण भी बता दिया कि हमारा सही पैसा सही दिशा में किस व्यक्ति को लगना चाहिए। क्योंकि उच्च वर्ग में भी आज दिनांक में ऐसे लोग हैं जो आज आर्थिक रूप से बहुत पीछे हो चुके हैं। निम्न वर्ग में भी ऐसे कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत आगे जा चुके हैं, या हम उसका
उल्टा ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण अवश्य होना चाहिए, सामाजिक सर्वेक्षण अवश्य होना चाहिए, तब आपको देश की दशा और दिशा निकल कर आएगी। बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, ये बीजेपी के प्रवक्ता। ठीक है, इसको लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। तौकीर जी के पास चलेंगे। तौकीर जी, ये तर्क कांग्रेस दे रही है कि हर जाति का अलग अलग डाटा होना चाहिए ताकि पता चल सके कि उस जाति का विकास हुआ है कि नहीं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं और बीजेपी खास तौर पर ये तर्क हम सुनते आए हैं कि इससे जातियों में बांटने की कोशिश है। जनगणना हो रही है तो इसमें क्यों जाति की बात और जाति में बंटने जैसी बात? जनगणना से तो सारी चीजें पता चलेगी, तब तो योजना बनेगी। बेशक ऐसा है। देखिए क्या है, हमारे कांग्रेसी भाई बोल रहे हैं, है ना, क्या आप ये बताएं कांग्रेसी भाई कि क्या आप डिजिटल की क्या विरोध कर रहे हैं क्या देश में? सबसे पहली बात ये। रही बात जाति की, देखिए जाति की बात अगर करें तो जातियों को देश में आजादी के बाद किसने बांटा? आपको भी पता है। आज जाति के आधार पर ही देश के 2 टुकड़े हो गए और बाद में तीसरा टुकड़ा भी हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं देखिए जाति आधार पर जनगणना की ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि किसी भी हालत में हम जातिगत जनगणना नहीं करना चाहते, हम जनगणना करना चाहते हैं, जनगणना होना चाहिए। और आज देखिए डिजिटल का जमाना है, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और डिजिटल के रूप में वो जुड़ा हुआ है और डिजिटल के कारण ही वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए किसी को अगर एक समय था कि अगर कोई कुम्हार अपने घड़ा बेचना चाहता था या अपनी कोई कला बेचना चाहता था, लेकिन वो कहीं एक गांव से शहर तक बेचने के लिए उसको भी पसीने निकल जाते। लेकिन आज जो डिजिटल युग है वो आज ऑनलाइन के जमाने में ऑनलाइन से सकता है। तो डिजिटल के हर प्रकार की चीजों में फायदा होता है। डिजिटल की अगर बात करें कि कांग्रेस के जो इनके पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी ने क्लियर कहा था कि हम जितना पैसा भेजते हैं उसका 85 पैसा भी नहीं पहुंच पाता 1 रुपए में से, और 15 पैसा सिर्फ पहुंच पाता है। आज लेकिन मोदी जी ने यह दिखा दिया कि आज डिजिटल युग में जितना पैसा वहां से वो क्लिक करके दबाते हैं उस पूरा का पूरा पैसा चाहे किसान का खाता हो चाहे किसी का भी खाता हो जिसमें वो भेजना चाहते हो, बाकायदा उसके विकास में पहुंच रहा है। रही बात ये इन्होंने एक उठाई आवास योजना की। आवास योजना में पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को पता है कि आवास योजना को इन्होंने किस तरह बंटर बाट करके रखी थी। उन्होंने अपना जो यहां का इन्होंने जमा करना था वो एक जमा पैसा भी नहीं जमा कर पाए। अब जब हम लोग ने विरोध किया तब जाके इन्होंने अपने जेब ढीली करी और पैसा दिया। डिजिटल देखिए एक चीज और बता दे रहा हूं, डिजिटल की अगर बात करें तो डिजिटल से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को है। क्या है, डिजिटल होने से करप्शन जो है वो हो नहीं सकता। वो सीधा पूरा पैसा जो है व्यक्ति के जेब में, अंतिम व्यक्ति के जेब में पहुंचता है और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के कारण विकास भी उसी प्रकार से होता है। लेकिन हमारे कांग्रेस भाई ये कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज और है कि अगर ये चीज होती तो आप बताइए मेरे को कि आज जो करप्शन जिस टाइप से हो रहा है और जिस टाइप से करप्शन निकल रहा है, हर जगह से पैसा चला जा रहा है। इनके हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो अंदर हैं। क्यों अंदर हैं? इसी कारण से अंदर हैं क्योंकि वो डिजिटल से वो चीज नहीं आ पाती। इसलिए मोदी जी हर चीज को डिजिटल करते चले जा रहे हैं और उसको बाकायदा विकास के रूप में देश को दिखाते चले जा रहे हैं। विकास हर किसी की ये पहचान है। ठीक है, तो दोनों पक्षों की बात अपनी अपनी तरीके से आ गई है, लेकिन चुनाव है इसलिए मुद्दों को नजरिए से देखा जा रहा है, चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है, फायदा नुकसान देखा जा रहा है। हम चलते हैं अनिरुद्ध दुबे जी के पास और उनसे समझते हैं कि ये पूरा देश का मुद्दा है, पर छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर कांग्रेस भाजपा बटे हुए हैं और मुख्यमंत्री जिस ढंग के तेवरों के साथ 2021 से ये मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि इसका लाभ लेने की कोशिश है। आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में इस तरीके के मुद्दों की जरूरत है या फिर केंद्र में अपने नेताओं को बताने के लिए मुख्यमंत्री ने केवल ये मुद्दा उठाया है? देखिए मोहन जी, एकदम आम आदमी की बात करूं मैं, छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के किसी भी कोने की, तो मैं आज जो है इतनी सारी चीजें चल रही है तो जहां तक कि जनगणना वो आम आदमी का मुद्दा तो नजर आता ही नहीं, जबकि वो जनगणना उन्हीं के लिए जुड़ा, ठीक है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो उसके बारे में चिंतन मनन करते होंगे, मुझे एक तो ये लगता नहीं। और दूसरी बात, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है मोहन जी, तो जब से जो आरक्षण का जो मामला आया विधानसभा में, जब वो जो 1 और 2 दिसंबर को जो वहां पे पारित हुआ, उसके बाद से फिर ये जनगणना वाली बात जोर पकड़ ली। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह भी तय किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि 1 अप्रैल से वो अपने स्तर पर जनगणना कराएंगे। तो एक प्रश्न ये भी है कि वो जो जनगणना अगर 1 अप्रैल से शुरू हुई तो इसकी प्रगति क्या है, उसका प्रोग्रेस क्या है। और दूसरी बात एक चीज और है मोहन जी, यहाँ पे अक्सर ये बात आती है कि पूरा जो एक निर्धारित है, ओबीसी वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना है और अनुसूचित जाति वर्ग कितना है, अगर कहीं उसके जो प्रतिशत यहाँ पे है स्पष्ट है तो फिर वो क्या है,
और दूसरी बात क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट, जब उस समय आरक्षण का मामला था तो ये बहुत ये चीजें बड़ी हाईलाइट हुई थी और ये कहा गया था कि जो राजभवन में जो विधेयक गया है महामहिम के पास, महामहिम अनुसुईया उइके जी थी उस समय, तो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट वहां पे प्रस्तुत नहीं हुई थी। फिर वो क्या है, मेरा व्यक्तिगत मत है, देखिए क्या है, हर 10 साल में जनगणना का प्रावधान है और मैंने कहा मोहन जी की जो जनगणना है वो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, भले आम आदमी उसके बारे में नहीं सोचता हो। देखिए क्या है, आपको भी याद होगा मोहन जी, 10 साल पूरा समय निकल चुका है, लेकिन जब भी 11 साल 12 साल 13 साल जब भी उसके पहले जब छत्तीसगढ़ में जनगणना हुई तो IAS अफसर श्रीमती रेणु पिल्ले जी के पास उनकी जिम्मेदारी थी उस विभाग की। मतलब उन्होंने उसने इतनी गहनता से उसमें डूब कर जो है जनगणना का जो है उन्होंने पूरा जो है यहाँ पे उसको जो है उस कार्य को अंजाम दिया था। मतलब यहाँ पे जो भी कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता हो, लोगों तक जाए और यहाँ तक कि मोहन जी उसमें मतलब इतनी बारीकियां और इतनी मतलब ना गंभीरता बढ़ती गई थी कि स्टेशन में जो वहां पे जो लोग सोते हैं, आराम करते हैं, शहर में जो लोग घूमते हैं कंबल ओढ़ के, यहाँ पे कंबल ओढ़ के, मतलब जो ठंड का मौसम था इसलिए मैंने कहा तो सारी चीजें तो वो भी अछूते नहीं रह जाए, तो उनकी भी गिनती कराई गई थी। तो इस तरीके का क्या मैंने कहा कि आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग विषय था क्योंकि मैं उस पर नजर रखा हुआ था तो मुझे याद आया, तो मुझे ये लगा कि क्या जनगणना इतनी जरूरी है, यदि है तो 10 साल में होनी चाहिए। तो नीतिगत बात कर रहा हूं मैं, ना मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं ना मैं कांग्रेस की बात करता हूं। अगर कहीं नीतिगत तौर पर अगर कहीं देखा जाए 10 साल में जरूरी है तो फिर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। आप आधुनिक हो गए तो आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े, यदि अगर वो जरूरी नहीं हो तो जैसा चला आ रहा था वैसे चले, लेकिन जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जी, ये बात बार बार बीजेपी से पूछी जाती है कि देर क्यों कर रहे हैं भाई, चलो कोरोना था कुछ साल, 1 साल निकल गया 22 के बाद से, 23 में कर लेते, पर जनगणना को डिले कर रहे हैं, अब लोकसभा चुनाव आ गया इसलिए भी डिले कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पीछे करने का या जनगणना को प्रॉपर तरीके से नहीं करने के पीछे तर्क क्या है? क्या है, अभी आप भी देख रहे होंगे कि अभी जैसे कर्नाटक चुनाव हो गया, कर्नाटक चुनाव हो गया, आपने देखा होगा कर्नाटक चुनाव हुआ, फिर उसके पहले दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए, अभी हाँ हमारे यहाँ भी चुनाव हुए। इस चुनाव के कारण बहुत सारी चीजें दिक्कत आती है। देखिए क्या होता है, जो डिजिटल जनगणना भी करेगी कहीं ना कहीं उसमें भी चुनाव आयोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, बगैर उसके सहयोग के सब चीजें नहीं हो सकती। सिर्फ एक डिपार्टमेंट का आप बोलेंगे कि उसमें योगदान होगा तो ऐसा नहीं होता। हमारे पत्रकार महोदय भी सब चीज को बता रहे हैं और जानते भी सब चीज। उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि रेणु पिल्ले के टाइम में कि मतलब जो यहाँ पर सो रहे थे प्लेटफॉर्म में उनकी भी जनगणना की गई। तो देखिए डिजिटल जनगणना बहुत जरूरी है। देखिए आज आधुनिक युग है और आधुनिक के हिसाब से हम कहां पहुंच रहे हैं उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे की चीजों को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर देश का विकास चाहिए तो डिजिटल को करना, डिजिटल की तरफ से डिजिटल जनगणना होना बहुत जरूरी है और उसके कारण से ही बहुत सारे चीजें आपको सामने नजर आती चली जाएंगी। नहीं, इसमें चीजें ये आ रही हैं कि डिजिटल तरीके से लोग अपना डाटा उस जनगणना की वेबसाइट में डालेंगे। पहले क्या होता था, एक व्यक्ति आपके घर आता था, घर में बैठता था, फॉर्म लेता था, सब पूछता था, देखता था, अपने नजरिए से देख के लिखता था। अब आपको डिजिटल में आप बता देंगे मेरे पास मकान नहीं है तो पता नहीं चल पाएगा। इस तरीके की बातों की वजह से विरोध हो रहा है डिजिटल तरीके का। एक चीज आपको बता दूं मोहन जी, देखिए जहां कोई चीज अगर योजना आती है तो जहां उसकी बहुत सारी खूबियां रहती है तो कुछ ना कुछ खामियां भी दिखती हैं। ऐसा अगर डर के रहने लगे, देखिए मोबाइल में भी बहुत सारी खूबियां हैं तो खामियां भी हैं। देखिए हर किसी का मोबाइल का हैक हो सकता है और डेटा चोरी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत सब आधुनिक चीजें हैं और आधुनिक चीजें आएंगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां आती आएंगी, उसको दूर किया जाएगा। तो ऐसा है किसी का डेटा तो लोगों के पास पहुंच चुका है, किसका डेटा नहीं है? जिसके पास मोबाइल है और ऑनलाइन बैठा है उसका सबका डेटा कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने तरीके से जितने ऐप्स डाउनलोड करता है उस कंपनी के पास पहुंच जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डेटा की बात करेंगे, डेटा किसी का चोरी नहीं होने वाला। देखिए सरकार है, सरकार इस चीज को समझती है ना। सरकार जब इस चीज को कोई चीज गंभीरता से जब कोई चीज को लागू करती है उसकी गंभीरता को समझती है और दूर तक उस चीज को जान के ही कार्य करना चाहती है। अगर वो लागू नहीं हुआ है तो अगर उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें तैयारी कर रही होंगी सरकार और तैयारी करके आगे काम करेगी। विश्वसनीयता को लेकर शायद कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है। मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे थे कि डिजिटल जनगणना की विश्वसनीयता नहीं है। अंशुल जी, बीजेपी तर्क दे रही है आधुनिक होना चाहिए और पुराना तरीका अगर 1952 से चला आ रहा है तो उसमें बदलना चाहिए। इसमें गलत क्या है? डिजिटल अगर कुछ चीज हो रही है, आप लोगों को क्या आपत्ति है इसमें?
सर आपत्ति अनापत्ति क्या है, बिंदुवार तरीके से जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं। रजा साहब ने बहुत सारे प्रश्न उठाए, वो डिजिटल से लेकर राजीव गांधी तक चले गए और राजीव गांधी से लेकर फिर डिजिटल तक आ गए और उन्होंने बता दिया कि डिजिटल में स्कैम क्या होता है। हम यह कहते हैं, फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आप डिजिटल तरीके के माध्यम से जो भी कार्यक्रम करते हैं हमें उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। हमें सिर्फ यह समस्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करते, जैसे मैं मान लो बीजेपी के प्रवक्ता के घर के बाहर जाता हूं, अगर उनके पास खुद का पक्का मकान है तो मैं इस चीज को क्रॉस वेरिफिकेशन करके अगर डिजिटल में डालता हूं तो वह अच्छी बात है। लेकिन अगर रजा साहब यही कहते हैं कि मेरे पास पक्का मकान नहीं है और उसी पक्के मकान में घर में बैठकर वही डाल देते हैं कि मेरे पास पक्का मकान नहीं है, तो कांग्रेस को इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना अति अनिवार्य है। अब इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी यह कहा करते थे कि मैं वहां से 1 रुपए बेचता हूं 80 पैसे चला जाता है और मोदी जी नहीं जाता, 80 पैसे उनके 15 पैसा सिर्फ पहुंचता है। हाँ, बिल्कुल सही, 15 पैसा जनता में चला जाता है, बाकी 80 पैसा 85 पैसा रह जाता है। शायद यही रह जाता नहीं है, करप्शन में चला जाता है, करप्शन करने वाले कौन थे? करप्शन में चला जाता है। अब डिजिटल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी क्या है, जो पैसा भेजते हैं वह पहुंच जाता है। नरेंद्र मोदी जी तो किसानों को 6,000 रुपए सालाना भेजते हैं, मतलब 17 रुपए महीना भेजते हैं। 17 रुपए दिन के हिसाब से कितना डीजल ले लेगा किसान, तो यह समझदार है और बीजेपी के प्रवक्ता भी समझदार है। खैर वह एक अलग विषय है। मैं आपको मुद्दे पर आ देना चाहता हूं कि डिजिटल स्कैम हिंदुस्तान का, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। जो दंडानादन चल रहा है ना साहब, एक व्यक्ति विशेष के ऊपर डिजिटलाइजेशन आज हो चुका है ना साहब। एक व्यक्ति विशेष जब आया था उसने यह कहा था कि मैं फ्री में डेटा दूंगा, आप भी जियो के यूजर हो सकते हैं, आपको कितने में डाटा मिल रहा है ये बता दिए। और बीएसएनएल की तो पूरे जीवन भर के देखिए, हिंदुस्तान का बीएसएनएल की, मैंने बीच में नहीं बोला, आप अपने टर्म में बोलिए। हिंदुस्तान का जो प्रमुख स्तंभ जो डिजिटल माना जाता था, जिसे हम बीएसएनएल बड़े गर्व से कहते थे कि देश का एक रत्न हुआ करता था, आज उसकी हालत क्या हो चुकी है मोदी जी के जमाने में, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। अब आपने जनगणना पे आइए। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। जब आपने कहा कि जनगणना किस प्रकार से होना चाहिए, तो हमने यही कहा ना कि आपको किसी भी योजना का क्रियान्वयन करना है, अगर वही 6,000 रुपए एक किसान को देना है जो 6,000 रुपए के सच में आवश्यक है, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार नहीं दे पाए वो बात अलग, उस पर बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन 6,000 रुपए देना तो आपको पता रहना चाहिए कि यह व्यक्ति विशेष के लिए 6,000 रुपए आवश्यक है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का जब आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा, उसका सामाजिक सर्वेक्षण हो जाएगा, तभी तो यही कहीं ना कहीं सर्वथा सिद्ध हो जाएगा कि अनेकता में एकता ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता यह बता दे कि जो मैं स्लोगन कह रहा हूं कि अनेकता में एकता ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता, यह सर्वथा गलत है तो मैं इनको मान जाऊंगा, या तो फिर ये तय कर लें कि आर्थिक सर्वेक्षण जातिगत पंथगत अनुसार होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप मुझे कारण बता दीजिए। ठीक है, डिजिटल के विरोध में नहीं है, लेकिन हम आपके जो क्रियाकलाप है लीपापोती करने के तो विरोध में है साहब। ठीक है, डिजिटल का भी विरोध है और जाति आधार पे अगर हो जा रहा है जनगणना तो इसमें गलत क्या है, हर व्यक्ति की जाति पता चल। चीज बता दे रहा हूं, जाति और आर्थिक आधार पे जो जनगणना की ये बात कर रहे हैं हमारे मित्र, पहले एक बात समझ लीजिए, अभी जनगणना होना शुरू भी नहीं हुई है और आप ये समझ रहे हैं कि ये वहां पर बैठे बैठे हर व्यक्ति अपने बैठे बैठे अपनी जनगणना बता देगा और उसके कारण से ये सारी जनगणना हो जाएगी। ऐसा नहीं भाई साहब, एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं, पहले बात समझ लीजिए, रिपोर्ट है वही डिजिटल। आप फिर बीच में मेरे बोल रहे हैं, देखिए अब आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, जनगणना हो नहीं लगेगी, आपको बुरा लगेगा। मिश्रा देखिए मिश्रा जी, ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बोल रहा हूँ, जवाब देने दीजिए ना, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। देखिए डिजिटल की बात अगर आप कर रहे हैं तो डिजिटल बैठे बैठे नहीं होगा, डिजिटल में बाकायदा घर घर पहुंच कर डिजिटल की एंट्री की जाएगी। आप ये तो पहले दिमाग से निकाल लीजिए। दूसरी चीज आपने बात करी कि आपने आर्थिक और कहते जाति जनगणना की बात करी। देखिए जाति जनगणना और आर्थिक की बात करें, जब वो वहां पहुंचेगा तो सारी चीजें उनके पास डाटे में सब चीजें एंट्री होते चले जाएंगी। अभी तो क्वेश्चन उसके निकले ही नहीं है ना, आप उसके पहले से उसका विरोध करने बैठ गए हैं कि डिजिटल जनगणना जो होगी उसमें डेटा निकल जाएगा, डेटा चोरी हो जाएगा। रही बात व्यक्ति विशेष की, व्यक्ति विशेष को आपको ही मालूम है मोहन भाई, आप भी यहां पर देख रहे हैं कि व्यक्ति विशेष को फ्री में देने के लिए पूरे देश में किसने किया था, बांध लो मेरी मुट्ठी में, दुनिया बांध लो मुट्ठी में, किसने दिया था, किसके राज्य में हुआ था। देखिए ऐसा है 2014 के पहले सारी चीजें पहले से करप्शन में की जा चुकी थी, लेकिन क्या होता है आज इनको दर्द इसलिए हो रहा है कि इनको कहीं करप्शन का दूसरा कोई जरिया नजर नहीं आ रहा है कि कहीं से करप्शन ये अपन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहां पर ये कर लेते हैं। आने वाले भविष्य में ये भी इनका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सारे रास्ते बंद करने का तरीका डिजिटल रास्ते बंद, जनगणना
आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो कहीं ना कहीं सत्य सामने आ गया। महोदय ने ये कहा कि भैया हमारा व्यक्ति जो है वो डिजिटल को भरने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के घर में जाएगा। अगर आप ये बात को बयान पूर्वक कह रहे हैं तो इस बात में मेरा समर्थन है। कांग्रेसी प्रवक्ता वो तो सरकारी काम कर बहुत बड़ी, बगैर उसके कैसे हो जाएगा आप भी बताइए ना। लेकिन लेकिन डिजिटल, अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? धैर्य कहाँ चला गया? वो डिजिटल में चला गया क्या आपका? आप तो बोले, थोड़ा तो धैर्य आप बोले फिर क्यों डिजिटल में चला गया आपका धैर्य? मैंने जियो की बात कर दी, कहाँ चला गया आपका धैर्य? नरेंद्र मोदी जी की बात कर दी, कहाँ चला गया आपका धैर्य? मैं बीएसएनएल की बात करती तब कहाँ चला गया आपका धैर्य? डिजिटल में धैर्य चला गया। ऐसा है, धैर्य आपका नाम मेरा नहीं आता है। धैर्य अंशुल जी, ऐसा जब तक ऐसा भ्रष्टाचार हावी रहेगा तब तक ये चीजें हाथे रहेंगी। जेब जब तक आपकी भरते रहेगी तब तक ये हरकतें होती रहेंगी। आप कुछ नहीं कर सकते क्या? जब आप सुनना नहीं, कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या समस्या आ रही है? आपका हमको कोई समस्या आ गया क्या? हमको कोई समस्या तो आप ये घोषणा कर रहे हैं ना, यही होता है चाणक्य नीति के अनुसार। मोहन जी, जब कोई व्यक्ति बीच में बोलने लगे नहीं चलिए, अरे किस में चाणक्य नीति कहाँ से गई? उस व्यक्ति विशेष के पास जवाब नहीं। चलिए आपत्ति तो ठीक है, आप तो सुन लीजिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति तो मैं भी बहुत जिम्मेदार से ठीक है, क्या आपका डर? आएंगे दोनों जन के पास आएंगे। चलिए दुबे जी के बाद दुबे जी से सुन लेते हैं। दुबे जी जी जवाब देने वाला था। ठीक है, चलिए जवाब देने तैयार हूँ मैं, तो प्रश्न खड़े करने तैयार हूँ मैं, तो चर्चा करने तैयार हूँ। संपूर्ण कांग्रेस ऐसा है तैयार है। आपके मुख्यमंत्री भी दिख रहा है साहब का आने वाले भविष्य में कहाँ चला गया? मुख्यमंत्री का धैर्य छोटे जा कहाँ चला गया? उसी कारण से मोदी जी ने आएंगे चलिए 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 मुद्दे पे रहे। और ऐसी पूरे क्यों लगे आप? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ठीक है, सुन लीजिए ना। चल आएंगे एक बार आएंगे एक बार दुबे जी को सुन लीजिए। दुबे जी को कौन सा गम है जो छुपा रहे हो? क्यों इतना बिलखा रहे हो भैया? क्या हो गया है? अभी देखेगा जजा साहब कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, और अभी आपको ये भी बता दो अंशुल जी, चलिए ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे में चर्चा नहीं। ठीक है, मैं तो चर्चा कर रजा साहब तौकीर जी अंशुल जी, चलिए दुबे जी को सुन लीजिए। दुबे जी क्या बता रहे हैं? दुबे जी तर्क दे रहे हैं। दुबे जी को सुन लीजिए, दुबे जी को। चलिए आएंगे आप दोनों के पास आएंगे। अरे ये तो जनता का विषय है, 2 मिनट रुक जाइए, पार्टी का कोई विषय नहीं है। ठीक है, पकड़ने का हुनर हो गया, जनता जवाब देगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए दुबे जी पहले जवाब देंगे। दुबे जी से समझ लेते हैं। दुबे जी, ये दोनों पार्टियों का अपना अपना मत है और इसी वजह से शायद खींचतान में हमारी जो जनगणना है वो उलझ के रह गई है। क्या इसका कोई नुकसान होगा, सेटबैक होगा इस तरीके की लड़ाइयों से? पहली बात तो है कि हमारे दोनों साथियों का जोश जो है देखते बन रहा है और खून भी काफी गर्म है, और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। मतलब एक राजनीतिक जो है ऐसे विचार विमर्श होना चाहिए, स्वागत है। देखिए मोहन जी, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा विषयांतर हो रहा है, तो आप इसको वैसा मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी जी वाली बात और 85 पैसे वाली बात मेरे दोनों मित्रों ने की। वास्तव में एक समय में भ्रष्टाचार चरम पर था, और ये कहने का साहस किया राजीव गांधी जी ने कि मतलब यहाँ से जो 1 रुपए जारी होता है और 85 पैसा जो है लोगों के बीच चला जाता है, 15 पैसे जनता के बीच पहुंचता है। ये बहुत बड़े साहस की बात थी, स्वीकार करना। इसके लिए मैं राजीव गांधी जी का वंदन करता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते, तटस्थ व्यक्ति के नाते। आज के समय में देखिए ऑनलाइन चीजें हो रही है, और सूचना का अधिकार जैसा बहुत बड़ा हथियार है। हालांकि इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन फिर भी तो है। तो चीजें भ्रष्टाचार पहले की तुलना में काफी कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो भ्रष्टाचारी जो रहते हैं, दिमाग लगाने वाले, वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाकर अपनी वैतरणी को पार आज भी कर लेते हैं। मतलब और जो है कसने की जरूरत है, और ये जो है बात जो है समय समय पर होते रहनी चाहिए कि इस देश में सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन है, ये बात सामने आनी चाहिए और लोगों के दिमाग में बैठनी चाहिए, ताकि दूसरी जगह सुधार हो। अब जो बात जो है जनगणना की, देखिए मोहन जी, अब ये चुनावी वर्ष है, 5 महीने विधानसभा चुनाव को बचा है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और 3 राज्यों की प्रमुखता से बात होती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और आप भी ध्यान दे रहे होंगे कि ठीक है, कोरोना काल था 2020 का, 2021 का, उस समय जनगणना जैसी चीज संभव नहीं थी। लेकिन 2022 जब जनवरी समय में आया, तो उस समय भी जो है मतलब सारी चीजें बहुत व्यवस्थित लगा देश, और चीजें सुधरने लगी। तो उस समय जो है मतलब अधिकृत तौर पे क्या किया जा रहा है, ये बहुत स्पष्ट होना था जनगणना को लेकर। शायद मैं समझ पा रहा हूं कि वो नहीं हो पाया,
और फिर दूसरी बात फिर यह है कि इसके अलावा जो विधेयक और ये सारी चीजें, फिर उधर पे जो कर्नाटक चुनाव में भी जातिगत मुद्दा बहुत छाया हुआ था, वहां पे भी यही बात हो रही थी, यही चर्चा हो रही थी जो हम आज कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ ये पहले से होते आ रहा है सारी चीजें। जब राजभवन में विधेयक गया और आज तक जो मतलब उस पर मुहर नहीं लग पाई और आज तक हस्ताक्षर नहीं हो पाया, क्योंकि उसके अपने राजभवन के तर्क हैं जिसपे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि संवैधानिक मामला है। ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कुल मिला के मोहन जी मेरा यही कहना है कि इसका जो है मतलब जनगणना बहुत निहायत जरूरी है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वहां पे मतलब व्यक्ति विशेष कोई जाए घर घर जाके जैसा करते रहे वो हो। एक राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र हित में ये बहुत शीघ्र और जल्द से जल्द उठाया जाने वाला कदम है, जिसपे जो है चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, उसको पूर्णतः जो है उस पर समर्थन के साथ और पूर्णतः गंभीरता से लेते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जनगणना की एक जरूरत है और वो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे पूरे देश की स्थिति साफ होती है। एक एक करके समय कम है, इसलिए अपने अपने पक्ष में तर्क मैं लूंगा। पहले मिश्रा जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग करा रहे हैं, आप लोग अपना आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं, वो सही है। बीजेपी या केंद्र सरकार जो करा रही है वो गलत है। ये कैसे आर्थिक सर्वेक्षण को आप लोग क्यों ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? सर, आपकी घर की वस्तु स्थिति सरकार को पता करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण कराना जरूरी है। आपको कौन सी योजना का लाभ मिलना चाहिए और कौन सी योजना का लाभ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसके लिए भी आर्थिक सर्वेक्षण करवाना बहुत जरूरी है। कौन सा व्यक्ति आज मुख्य धारा से पीछे छूट गया है, कौन सा व्यक्ति आज कहीं ना कहीं जंगलों में निवास कर रहा है, कौन सा व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा पहुंच, जनगणना से पता चल जाएगा। उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण के तहत जनगणना करवाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको इस बात को स्पष्ट कर दिया। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार का सर्वेक्षण करा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइज फॉर्म में वो जो जनता जनार्दन अपने घर पर बैठ के जो डाटा अपलोड कर देगी वही इनके लिए सही है, क्योंकि इनको सिर्फ दिखना जरूरी है, बुरा होना जरूरी नहीं है। इसलिए ये कहते हैं ना कि मुस्कुराहट एक दुआ है, लिया कीजिए, दुआ कीजिए। और आप इस बात को बीजेपी के प्रवक्ता समझा कीजिए। बिल्कुल, शेरो शायरी में सवाल कर दिया अभी। चलिए शेरो शायरी में जवाब। अगर शेर शायरी की बात करें, मैंने भी बोला था, शायद अच्छे सुने नहीं, मैंने फिर से वही बोलूंगा कि इस गलतफहमी में जीता है। लीजिए सुन लीजिए, किस गलतफहमी में जीता है, किस गलतफहमी में जीता है गुब्बारे वाला। ठीक है, सुनिए आपने बीच में बोला, सुनिए, चलिए अब ये सुन लीजिए अंशुल जी, बीच में फिर बोले। ठीक है, बोलने दीजिए, बोलने जा रहा है। चलिए मिश्रा जी, चलिए बोलिए। शायरी किस गलत फहमी में जीता है गुब्बारे वाला कि वो हवाओं को पकड़ने का हुनर रखता है। तो वही वाली बात है। देखिए ऐसा है, आर्थिक सर्वेक्षण की बात सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। गुब्बारे वाला ऐसा है कि दिख रहा है, ऐसा है जेब में भरे हुए गुब्बारे दिख रहे हैं, कितने नोट है। ऐसा है कि क्या है, आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, ये गरीबी रेखा कार्ड क्यों बनाया गया, पहले बताइए मेरे को। अब ये गरीबी रेखा कार्ड क्यों है, अलग अलग राशन कार्ड जो बने हुए हैं वो क्यों है, वो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बने हैं ना। मेरी बात को पहले समझिए। अब डिजिटल की बात करें, डिजिटल की बात करें, इनकम टैक्स जिसके हिसाब से देता है उसके हिसाब से भी कार्ड्स बने हुए हैं। जो इनकम टैक्स देता है उसके हिसाब से कार्ड नहीं बने। नहीं बीच मत बोलिए, पहले सुन लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कर, आप उसका जवाब दीजिए ना। आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को समझिए। आप और आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। अरे भैया आर्थिक सर्वेक्षण नहीं तो और क्या, कार्ड क्यों बनाया फिर आपने गरीबी रेखा के, क्यों बनाए भाई? आम राशन कार्ड फिर क्यों बनाए या दूसरे कार्ड क्यों बनाए? तो ऐसा है, उसके हिसाब से उनको सुविधा दी जा रही है और उस सुविधा के हिसाब से उनका कार्ड बना है, और गरीबी रेखा के कार्ड के हिसाब से या दूसरे कार्ड के हिसाब से उनको सुविधा दी जा रही है, और वही टैक्स उसी के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। गरीबों से गरीबों से टैक्स नहीं लिया जा रहा, कोई इनकम टैक्स बढ़ाना नहीं चले जाता। कोई गरीब मजदूर कार्ड बने हैं उनके, ऐसा है। स्वास्थ्य कार्ड बने हैं तो स्वास्थ्य के हिसाब से, अरे बीच में मत बोलिए साहब, बीच में मत बोलिए। स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो स्वास्थ्य कार्ड भी अगर उनका बना, हेल्थ कार्ड बना है, बनाया है सर, हम ऐसा है। आपने चलिए ये आपने तो एक योजना नहीं लाई। ठीक, चलिए समय खत्म। अभी राज्य में शासकीय योजना ऐसा आता है, केंद्र की योजना, नाम अपना 4.5 फिर क्यों? ठीक है, चलिए समय खत्म हो गया है, इसलिए ज्यादा चर्चा हम नहीं कर पाएंगे और इस चर्चा को हम आज यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ तौकीर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्कूल में तुझे जाना ही होगा। अच्छे स्कूल में तुझे नहीं पढ़ना क्या? मेरे पुराने स्कूल में सारे
मेरे दोस्त छूट जाएंगे, फिर उसका क्या? मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे तुम भी ना, आज मैं तुम्हें नए स्कूल दिखाने लेके जा रहा हूँ। एक बार तुम देख लो, फिर हम बात करेंगे। पापा आप कभी नहीं समझते हो, मेरे पिछले वाले स्कूल में सारे के सारे फ्रेंड्स छूट जाएंगे।